नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, एक ऐसा चैप्टर जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल लाइफ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स स्पेशली नीट और जेई दोनों में बहुत यूजफुल है। चलिए स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। साइंटिस्ट्स लाइक ओयस्टेड ने पहले ही प्रूव कर दिया था कि एक इलेक्ट्रिक करंट यानी मूविंग चार्ज अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या एक मैग्नेट या एक मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिसिटी बना सकता है? और इस सवाल का जवाब दिया अजीम साइंटिस्ट माइकल फेरेडे ने, जब उन्होंने पहली बार दिखाया कि हाँ ये पॉसिबल है। तो उनसे पूछा गया, भाई इसका यूज क्या है? उनका जवाब एपिक था। व्हाट इज द यूज ऑफ अ न्यूबॉर्न बेबी? वो जानते थे कि उनकी ये डिस्कवरी, ये न्यूबॉर्न बेबी, एक दिन बड़ा होकर हमारी पूरी सिविलाइजेशन को पावर देगा। तो फैराडे ने आखिर ये प्रूव कैसे किया? ये सब शुरू हुआ कुछ सिंपल लेकिन ब्रिलियंट एक्सपेरिमेंट से। चलिए डाइव इन करते हैं। अपने पहले एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने एक सिंपल वायर की कॉइल ली और उसे एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, जो करंट डिटेक्ट करता है। जब उन्होंने एक बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ पुश किया, गैल्वेनोमीटर की सुई अचानक हिल गई। इसका मतलब था कि कॉइल में एक करंट इंड्यूस हो गया था। लेकिन यहाँ एक कैच है। करंट सिर्फ तब तक था जब तक मैग्नेट मूव कर रहा था। जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, चाहे कॉइल के अंदर या बाहर, करंट गायब हो गया। गैल्वेनोमीटर 0 पर आ गया। मतलब नो मोशन, नो करंट। और फिर जब उन्होंने उसी मैग्नेट को कॉइल से दूर खींचा, गैल्वेनोमीटर फिर से हिला। एक बार फिर करंट इंड्यूस हुआ, लेकिन इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में। इससे पता चला कि करंट का डायरेक्शन इस बात पर डिपेंड करता है कि मैग्नेट पास आ रहा है या दूर जा रहा है। तो इन सारे एक्सपेरिमेंट से जो की टेक अवे था वो ये था, करंट इंड्यूस करने के लिए रिलेटिव मोशन जरूरी है। या तो मैग्नेट को कॉइल के रिलेटिव मूव करना होगा या कॉइल को मैग्नेट के रिलेटिव। एक रुका हुआ मैग्नेट और एक रुकी हुई कॉइल मिलकर करंट नहीं बना सकते। असली चीज है कॉइल के मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में चेंज। तो इस मैग्नेटिक एनवायरनमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं? उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स, जिससे फाई बी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल शब्दों में मैग्नेटिक फ्लक्स एक काउंट है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक एरिया से परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। इसका फॉर्मूला है फाई बी इज इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा, जहां बी है मैग्नेटिक फील्ड, ए है एरिया और थीटा है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को फ्लक्स के कॉन्सेप्ट से जोड़कर फैराडे ने हमें अपना फेमस लॉ ऑफ इंडक्शन दिया। ये लॉ कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या वोल्टेज का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के। सिंपल शब्दों में, जितनी तेजी से आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे, उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फॉर्मूला है एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन डी पाई बी बाई डी टी, जहां एन कॉइल में टर्न्स का नंबर है। और वो नेगेटिव साइन देख रहे हैं, उस पर अभी आते हैं। ओके, तो फैराडेज लॉ ने हमें ये तो बता दिया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, लेकिन करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज? यहां पर आता है लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ बेसिकली कहता है कि नेचर हमेशा चेंज को रेजिस्ट करता है। इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस डायरेक्शन में फ्लो करेगा जो उस चेंज इन फ्लक्स को अपोज करे जिसने उसे बनाया है। सोचो, जैसे घर में कोई एसी की सेटिंग बदल दे तो सब अपोज करते हैं, करंट भी वही करता है। एक्चुअली फैराडे के फॉर्मूला में वो जो नेगेटिव साइन था वो लेंजेस लॉ का ही मैथमेटिकल रूप है। और ये रहा एग्जाम्स के लिए एक सिंपल मेमोरी ट्रिक। लेंस हमेशा चेंज को रोकने की कोशिश करता है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस्ड करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाकर उसे कम करेगा, और अगर फ्लक्स घट रहा है तो वो एक फील्ड बनाकर उसे वापस बढ़ाने की कोशिश करेगा। सिंपल, लेंस इज इक्वल टू लगाता है रोक। तो करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए बस ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करो और आप कभी गलती नहीं करोगे। पहला, चेंज को पहचानो, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। दूसरा, लेंजेस लॉ लगाओ, इंड्यूस्ड करंट इस चेंज को अपोज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक नॉर्थ पोल कॉइल के पास आ रहा है, फ्लक्स बढ़ा रहा है, तो कॉइल खुद एक नॉर्थ पोल बन जाएगा ताकि उसे रिपेल कर सके। तीसरा, जब आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाए तो अपने राइट हैंड रूल से करंट का डायरेक्शन निकालो। ये एग्जाम्स में बहुत कॉमन क्वेश्चन है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे ले जाते हैं। हम इन्हीं लॉस को कॉइल पर ही अप्लाई कर सकते हैं। जब करंट एक कॉइल से फ्लो करता है तो वो अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और इसलिए अपना खुद का मैग्नेटिक फ्लक्स। ये हमें इंडक्टेंस के कॉन्सेप्ट तक ले जाता है। सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे एल से डिनोट करते हैं, एक कॉइल की प्रॉपर्टी है
जिससे वो अपने अंदर फ्लो हो रहे करंट में किसी भी चेंज को अपोज करती है। आप इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया समझ सकते हैं। जैसे जब आप फैन बंद करते हो तो वो इनर्शिया के कारण तुरंत नहीं रुकता, वैसे ही एक इंडक्टर अपने अंदर करंट को अचानक चेंज होने से रोकता है। नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक म्यूचुअल फिनोमेना है। ये एक 2 प्लेयर गेम है। जब आपके पास 2 कॉइल्स एक दूसरे के पास रखी हों, तो एक कॉइल यानी प्राइमरी में बदलता हुआ करंट अपने पड़ोसी यानी सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस करेगा। इसी प्रॉपर्टी को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। और ये स्लाइड इनके बीच का फर्क ब्रिलियंटली दिखाती है। सेल्फ इंडक्टेंस एक सिंगल कॉइल की कहानी है जो अपने खुद के करंट में चेंज को अपोज करती है। इसकी एनालॉजी है इनर्शिया। दूसरी तरफ म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 कॉइल्स की कहानी है, जहां एक का इन्फ्लुएंस दूसरे पर पड़ता है। तो फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, इंडक्टेंस, ये सारी थ्योरी मैटर क्यों करती है? क्योंकि ये सिर्फ किताबों में नहीं है, ये आपके चारों तरफ है, हर दिन काम कर रही है। हमारे घरों में जो बिजली आती है वो ईएमआई पर चलने वाले एसी जनरेटर से बनती है। आपके फ़ोन चार्जर का छोटा सा अडेप्टर एक ट्रांसफॉर्मर है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस पर काम करता है। मॉडर्न किचन का इंडक्शन चूल्हा ईएमआई का एक और कमाल है। यहाँ तक कि ट्रेन्स और मेट्रोज में यूज होने वाले इलेक्ट्रिक ब्रेक्स भी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं। तो एक एसी जनरेटर एक्चुअली काम कैसे करता है? ये शुरू होता है एक कॉइल से, जिसे आर्मेचर कहते हैं, जिसे एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैकेनिकली घुमाया जाता है। जैसे जैसे कॉइल घूमती है, उसके एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल लगातार बढ़ता है। एंगल में ये लगातार चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूअस चेंज लाता है, और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग चेंजिंग फ्लक्स एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। क्योंकि ये चेंज साइनोसॉइडल होता है, इसीलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ भी साइनोसॉइडल या ऑल्टरनेटिंग होता है, और ऐसे ही हमें एसी करंट मिलता है। ऑलराइट, चलिए जल्दी से एग्जाम्स के लिए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास है फैराडेज लॉ, इस चैप्टर की नींव। फिर मोशनल ईएमएफ, एक कंडक्टर के बी फील्ड में मूव करने के लिए। इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी, सर्किट प्रॉब्लम्स के लिए की है। और आखिर में सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूलाज। इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। तो फैराडे की डिस्कवरी, जिसे कभी बेकार समझा गया था, ने पूरी दुनिया बदल दी। उस न्यूबॉर्न बेबी ने हमें रोशनी, कम्युनिकेशन और मॉडर्न ट्रांसपोर्ट दिया। ये सोचने पर मजबूर करता है, साइंस का अगला न्यूबॉर्न बेबी क्या होगा जो हमारा फ्यूचर डिफाइन करेगा? व्हाट्स नेक्स्ट? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हैं, और नए हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले चैप्टर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।